भाई एक टाइम था जब मैं इंडिया में बैठकर एनीमे देखता था और सोचता था भाई ये एक दिन जापान जाऊंगा और मैं यहाँ आ गया। जिसको देखो वो बात कर रहे हैं भाई जापान स्कॉलरशिप से कैसे जाए। तो भाई अगर तुम्हारे पास स्कॉलरशिप नहीं है तो तुम जापान कैसे आओगे। मैं आया भाई बिना स्कॉलरशिप के जापान यूजिंग माई ओन सेविंग्स। और भाई ये मेरे लाइफ का सबसे स्कैरियस्ट डिसीजन था जो मैंने आज तक लिया था, क्योंकि मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया था, मैंने कोई प्लान नहीं किया था। मैंने बस सोचा भाई अब जापान जाना है। तो मेरे मन में ये आइडिया आया कैसे जापान जाने का। चलो चलते हैं 2024 में, जब मैं अपने 12th बोर्ड की तैयारी कर रहा था। उसमें मैं अपने 12th बोर्ड की तैयारी करने के साथ साथ एक मैक्स स्कॉलरशिप होता है, मैं उसके लिए भी प्रिपरेशन कर रहा था। ये एक स्कॉलरशिप है जो बहुत किस्मत वालों को मिलती है, बट पता नहीं क्यों मुझे लगता था कि भाई ये स्कॉलरशिप मुझे मिल जाएगी। मैं बस प्रिपरेशन करना चालू कर दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली जो सोचा था वो हुआ नहीं और मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि भाई स्कॉलरशिप नहीं मिला तो क्या हुआ, अब मैं जाऊंगा अपने सेल्फ फंड पे। और इसी के बाद से स्ट्रगल चालू हुआ और मेरी लाइफ नई डायरेक्शन में मुड़ गई। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ कुशल जो कि इंडियन है और जापान में एज अ स्टूडेंट रह रहा है। तो मैं यहाँ कैसे आया, क्या क्या पेपर वर्क हुए, मैं अभी क्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ 4 महीने पहले जापान द राइजिंग सन लैंड किया मैंने यहाँ। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने सोचा कि अब सेल्फ फंड पे जाऊँ जापान, और उसके बाद मैंने जापानीज लैंग्वेज पढ़ना चालू कर दिया। मैंने 2024 में N5 जापानीज लेवल क्लियर कर लिया और फिर 2024 से ही मैंने जापान में लैंग्वेज स्कूल ढूंढना चालू कर दिया, क्योंकि लैंग्वेज स्कूल सबसे इजी वे है आपको जापान में आने के लिए, क्योंकि वो लोग आपका वीजा भी लगवाते हैं। N5 लेवल कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद मैं आगे भी जापानीज पढ़ता रहा और बहुत सारे स्कूल्स वगैरह ढूंढता रहा, क्योंकि मैंने प्लान किया था कि मैं 2025 में जापान जाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे मैंने स्कूल ढूंढा, स्कूल्स को मेल किया, मुझे बहुत सारी चीजें पता चली जो मुझे नहीं पता थी। तो उसके वजह से थोड़ा और डिले होता गया और फिर डिले होते होते मैं 2026 में जापान आया। तो मैंने स्कूल ढूंढा कैसे, मैंने ओसाका, टोक्यो में, फुकुओका में और भी बहुत सारे सिटीज में जितने भी अच्छे स्कूल्स हैं वो मैंने गूगल पे सर्च किया, चैट जीपीटी पे सर्च किया, पर्सनली उन्हें ईमेल किया। अभी मैं तुम्हें अपना ईमेल बॉक्स दिखाऊंगा तो तुम देखकर शॉक हो जाओगे कि भाई की भरा पड़ा है जापानीज लैंग्वेज से। उसमें से एक स्कूल मैंने सिलेक्ट किया जिसका नाम है ओसाका जापानीज लैंग्वेज एकेडमी, जो कि मेरे हिसाब से, मेरे बजट के हिसाब से और मेरे क्राइटेरिया के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठ रहा। मैंने उस स्कूल को अपने सारे क्वेश्चन अबाउट डॉक्यूमेंट्स, अबाउट वीजा प्रोसेस एंड एवरीथिंग, और फिर उनका ईमेल रिप्लाई आता है 3 दिन बाद। उन्होंने मुझे सारी चीजें बताई कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है आपके लिए और आपको कितना जापानीज लेवल होना चाहिए। नॉर्मली अगर आप किसी भी जापानीज लैंग्वेज स्कूल में एनरोल कर रहे हो, N5 होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप N5 लेवल भी नहीं हो तो यहाँ आने के बाद आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। मैंने सारा डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना चालू कर दिया। क्या बोलूं भाई, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने में बहुत दिमाग खराब होता है, इधर जाओ उधर जाओ, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते करते नवंबर हो गया और नवंबर 14 को मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट जापान भेजे। जापान आने में मेरा डॉक्यूमेंट एटलीस्ट 4 डेज लगे, क्योंकि मैंने ब्लू डार्ट से भेजा था, नो स्पॉन्सर, जिसे DHL भी बोलते हैं बहुत लोग। मेरे टीचर ने कंफर्म किया कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट सारे आ चुके हैं। डॉक्यूमेंट्स सेंड करने से पहले अगस्त, मुझे डेट अभी भी याद है, 28 अगस्त को मेरा जापानीज लैंग्वेज में इंटरव्यू हुआ था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम्हें ये इंटरव्यू पास करना होगा। अगर तुम ये इंटरव्यू पास नहीं करोगे तो वो लोग तुम्हें इनरोल नहीं करेंगे। फिर टाइम आया हम लोग का फीस देने, तो फिर जो भी फीस वगैरह हम लोग को प्रोसेस बता रखा था उन्होंने। और अगर तुम कंफ्यूज हो कि फीस वगैरह कितना होता है कौन से स्कूल का, तो अगर तुम उस स्कूल के वेबसाइट पे जाओगे तो वो लोग वेबसाइट पे अपना सारा फीस स्ट्रक्चर लिखे रहते हैं, तो तुम लोग वहाँ से देखकर कंफर्म कर सकते हो वो स्कूल तुम्हारे बजट में है कि नहीं है। स्कूल ने फी कंफर्म करने के बाद मेरा COE के लिए अप्लाई किया जापान में ही। उसके बाद 4 महीने मैं नर्वसनेस में जी रहा था कि मेरा COE आएगा कि नहीं आएगा। COE आया मेरे फेब के एंड में आया COE में। भाई जिस दिन मेरा COE आया मैं उस दिन इतना खुश हो गया, क्या बोलूं। तो चलो एटलीस्ट COE आ गया। बाद अप्लाई करना था हमें वीजा। मैं बिहार से हूँ तो मेरा एम्बेसी कोलकाता में पड़ता है। वीजा अप्लाई हो गया। उसके बाद टेंशन आया अब वीजा रिजेक्शन का। के अंदर डाउट था भाई, होता है एक नर्वसनेस कि वीजा नहीं लगा तो क्या करूँगा। मेरे वीजा का ईमेल आ गया 1 हफ्ते में ही मेरे फोन पे कि आपका पासपोर्ट आपके घर की तरफ डिलीवर कर दिया गया है। 2 दिन बाद डिलीवरी बॉय का मेरे घर पे कॉल आता है, आपका कुरियर है।
पासपोर्ट लिया, इतने तेज मेरे दिल हार्ट बीट इतनी तेज हो गई थी ना, मैं क्या बोलूं तुम्हें। पासपोर्ट लिया हाथ में, मैं बस बोल रहा था कि ये भगवान मेरा वीजा लग जाए रिजेक्ट ना हो, वीजा लग जाए रिजेक्ट ना हो। पासपोर्ट खोला, देखा वीजा लगा हुआ है जापान का। भाई इतना खुश हुआ मैं, राहत की सांस मिली, रिलीफ मिली मुझे भाई। 1.5 साल की टेंशन गई। मैंने चालू किया अपना पैकिंग। फ्लाइट था जापान के लिए 13 तारीख को दिल्ली से। भाई लोग 12th के बाद स्टेट से बाहर जाते हैं अपने आगे की पढ़ाई के, लेकिन मैं भाई 12th के बाद जा रहा था देश से बाहर, वो भी कहाँ, जापान। और भाई जापान आने के बाद मैंने देखा जापान के एयरपोर्ट पे बहुत शांति थी। और एयरपोर्ट पे मैंने 2 घंटे वेट किया। 2 घंटे बाद हमारे स्कूल वालों ने किसी को भेजा हम लोग को पिक करने के लिए। मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, उस दिन मौसम थोड़ा खराब था, लेकिन फिर भी बहुत कुछ देखने को मिला। डोरेमोन तो देखा होगा तुमने, एनिमेज वगैरह बहुत सारे देखे होगा भाई। वो सब घर में एनिमेज, डोरेमोन, सिंचन वगैरह में देखा था, वो भाई सामने से देखा था। बोलते वो भाई जैसा एनिमे में दिखता है ऐसा सही में है। और भाई यहाँ के रोड इतने साफ, और ये चुप रहे, और ये ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि मैंने बहुत एनिमे देख रखा था, और मुझे लगता था भाई कि जैसा जापान एनिमे में दिखता है वैसा जापान असली में है। लेकिन वैसा है, बहुत हद तक वैसा है। फिर नेक्स्ट डे से हमारा लैंग्वेज स्कूल चालू हो गया। हम पढ़ाई और बाकी सारे काम में इतने बिजी हो गए कि देखते देखते 4 महीने गुजर गए, हमें पता ही नहीं चला। यही थी मेरी कहानी, मैं जापान कैसे आया। मैंने इसमें ज्यादा कुछ डिटेल्स बताए नहीं जो कि तुम्हें बेनिफिट हो। तुम लोग डिमांड कर रहे थे भाई तुम जापान कैसे गए, स्टोरी बताओ, स्टोरी बताओ, मैंने बता दिया। अगर तुम्हें कुछ और जानना हो जापान के बारे में या कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो तुम लोग कमेंट कर सकते हो, मैं ट्राई करूंगा वीडियो बनाने का। भाई अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो भाई दिल से थैंक यू, नहीं कर रखा है तो कर दो भाई, एक बटन प्रेस करना है। ओके तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अरे